दिल्ली की एक गली में जहां अमीरी और गरीबी केवल एक दीवार से अलग है, वहां एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो समाज के हर नियम को तोड़ देती है। क्या होता है जब एक झाड़ू पोछा करने वाली लड़की अचानक उसी घर की बहू बन जाती है। माँ, अस्पताल का बिल 50,000 रुपए है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन जल्दी करवाना होगा वरना। बेटी, मैंने जो कुछ था सब बेच दिया। अब तो सिर्फ यही उम्मीद है कि सिंघानिया साहब कुछ पैसे से मदद कर दें। कि बीमारी और घर की माली हालत ने मीरा को मजबूर कर दिया था। 12वीं पास करने के बाद कॉलेज का सपना छोड़कर वो सिंघानिया हवेली में काम करने लगी। ये कौन है माँ? नई नौकरानी? हाँ, राजेश की बेटी है। पढ़ी लिखी है लेकिन मजबूरी में काम कर रही है। तुम अपना काम करो। नमस्ते साहब। पहली नजर में ही अर्जुन को लगा कि ये लड़की अलग है। उसकी आंखों में सपने थे, हार नहीं। उस घर में उसे 3 महीने हो गए काम करते हुए। तुम रोज शाम को क्या पढ़ती हो? साहब, वो मैं कॉलेज की किताबें पढ़ती हूँ। सोचती हूँ कि शायद कभी पढ़ाई पूरी कर सकूँ मैं अपनी। क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। अर्जुन ने मीरा की पढ़ाई में मदद करनी शुरू की, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये दोस्ती प्यार में बदल जाएगी। कुछ समय बाद हवेली के बगीचे में दोनों साथ में बात कर रहे थे, तभी मीरा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं एक नौकरानी हूँ। मेरे लिए तुम सिर्फ मीरा हो, न नौकरानी, न गरीब, न अमीर। लेकिन प्यार के इस इकरार में वो भूल गए थे कि समाज और परिवार कितना क्रूर हो सकता है। क्या कहा तुमने? नौकरानी से शादी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अर्जुन? माँ, मैं मीरा से प्यार करता हूँ। ये प्यार नहीं, पागलपन है। लोग क्या कहेंगे? हमारी इज्जत का क्या होगा? सुनीता ने मीरा को तुरंत घर से निकाल दिया, लेकिन अर्जुन का प्यार इतना मजबूत था कि वो घर छोड़कर मीरा के पास चला गया। वहीं 6 महीने बाद एक छोटे से मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। अरे, आप दोनों अब पति पत्नी हैं। अर्जुन, आपने अपना घर छोड़ दिया मेरे लिए। घर वहां होता है जहां प्यार हो मीरा। शादी के बाद अर्जुन ने अपना छोटा बिजनेस शुरू किया। मीरा ने भी साथ देते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी। ऐसे ही 2 साल बीत गए। अर्जुन, देखो मैंने MBA पूरा कर लिया। मुझे तुम पर गर्व है। अब तो मेरे बिजनेस में पार्टनर बनोगी। मीरा ने सिर्फ पढ़ाई पूरी नहीं की, बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी निखारा। अब वो आत्मविश्वास से भरी एक सफल महिला बन गई थी। 3 साल बाद उनके घर एक कॉल आई और वो दोनों अस्पताल के लिए भागे। सुनीता जी को हार्ट अटैक आया है, उन्हें परिवार की जरूरत है। चलिए माँ जी के पास चलते हैं। मेरा मेरा तुम आ गए मेरा। माँ जी, आप मेरी भी माँ हैं। बीमारी के दौरान मीरा ने सुनीता की देखभाल की जैसे अपनी माँ की वो किया करती थी। इससे सुनीता का दिल पिघल गया। सुनीता ठीक होके घर वापस आ गई। मीरा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माँ जी, आपने अपने बेटे की खुशी के बारे में सोचा था, ये गलत नहीं था। माँ, मीरा ने हमारे बिजनेस को इतना बढ़ाया है। अब हम पहले से 2 गुने पैसे कमा रहे हैं। मीरा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं अपने घमंड में अंधी हो गई थी। माँ, आप देखिए, मीरा के स्किल सेंटर से अब तक 200 महिलाओं को रोजगार मिला है। अच्छा, सच में? जी माँ जी, और मैंने एक और काम किया है। मैंने अपने बिजनेस की 50% हिस्सेदारी अर्जुन के नाम कर दी है। क्या? लेकिन मीरा, ये तुम्हारी मेहनत थी। अर्जुन, हम पति पत्नी हैं। मेरी सफलता आपकी है और आपकी मेरी, लेकिन हाँ, बिजनेस के फैसले मैं खुद लूंगी। अब मुझे समझ आ गया कि मेरे बेटे ने सही चुनाव किया था। मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व है। सुनीता को समझ आ गया था कि मीरा सिर्फ एक अच्छी पत्नी ही नहीं, बल्कि एक सशक्त महिला भी है, जो परंपरा और आधुनिकता को संतुलित करना जानती है। वहीं एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में पूरे परिवार के साथ मीरा थी, जहां उससे वहां मौजूद गेस्ट एक सवाल करते हैं। सुनीता जी, ये आपकी बहू है? सुना है ये पहले आपके घर में काम करती थी। हाँ, और अब ये शक्ति स्किल सेंटर की फाउंडर है। 500 महिलाओं को रोजगार दे चुकी है। लेकिन फिर भी बैकग्राउंड तो नौकरानी का ही है ना? जी हाँ, मैं नौकरानी थी,
₹50 रोज की मजदूरी पर काम करती थी, लेकिन आज मेरी कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ है। मैंने ये साबित किया है कि इंसान की जात उसका काम है, उसका जन्म नहीं। मैं किसी से डर कर या शर्मिंदा होकर नहीं जीती हूँ, सिर्फ काम पर ध्यान देती हूँ और काम को ही किस्मत मानती हूँ। यही है मेरी पत्नी की असली ताकत। मीरा के जवाब से पूरा हॉल गूंज उठा। उसके आत्मविश्वास ने सबको न सिर्फ प्रभावित किया बल्कि प्रेरणा भी दी। मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि मेहनत और हौसले से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आज मीरा सिर्फ एक सफल बिजनेस वुमेन ही नहीं बल्कि एक आदर्श बहू और पत्नी भी है। उसकी कहानी सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसके काम और चरित्र से होती है, न कि उसकी जात या आर्थिक स्थिति से। जब प्यार सच्चा हो और हौसले बुलंद हो तो कोई भी रुकावट आपको आपके सपनों से दूर नहीं रख सकती। मीरा की ये यात्रा एक नौकरानी से बहुरानी तक सिखाती है कि समय के साथ रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा जीत जाती है। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली प्रिया और दक्षिण दिल्ली के फार्म हाउस में रहने वाली अनन्या की दोस्ती कॉलेज के पहले दिन से ही शुरू हुई थी। दोनों एक दूसरे की सच्ची साथी थी। यार, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तेरे बिना एक दिन भी नहीं कट सकता। प्रिया, हम हमेशा साथ रहेंगे, प्रॉमिस। पर जैसे जैसे समय बीता दोनों में बदलाव आने लगा। प्रिया अनन्या के घर जाकर उसकी लग्जरी देखकर अपनी गरीबी को लेकर कॉम्प्लेक्स महसूस करने लगी। अनन्या, तेरे पास सब कुछ है, बड़ा घर, कार, महंगे कपड़े। मैं तो बस सपने ही देख सकती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। अरे यार, तेरे घर में जो प्यार है ना, वो मेरे घर में नहीं है। तेरे माँ पापा कितना केयर करते हैं, मेरे घर में सिर्फ पैसे की बात होती है। समय के साथ प्रिया के मन में पैसे की चाह बढ़ती गई, जबकि अनन्या सादी जिंदगी की तलाश में थी। दोनों एक दूसरे के घर की खुशियों को देखकर अपनी जिंदगी में कमी महसूस करती थीं। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों की शादी की बात चलने लगी। बेटी, शर्मा जी के लड़के अमित से तेरी शादी तय हो गई है। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। माँ, सच में? अब मैं भी अनन्या जैसी अमीर बन जाऊंगी? उधर अनन्या के घर में भी रिश्ते की बात चल रही थी। अनन्या, तुम्हारी शादी गुप्ता जी के लड़के राहुल से हो रही है। सादा लड़का है, टीचर है। लेकिन माँ, कोई लेकिन वेकिन नहीं, हमारा बिजनेस डूब गया है, अब मजबूरी है। शादी से पहले दोनों दोस्तों में अजीब सी दूरी आने लगी। प्रिया को लगता था कि अब वो अनन्या से ऊपर हो जाएगी, जबकि अनन्या को डर था कि प्रिया उसे छोड़ देगी। वहीं शादी के बाद अमित और प्रिया में एक अलग घमंड था, अपने पैसों को लेकर। देखो प्रिया, अब तुम एक अमीर घर की बहू हो, मेरी इज्जत का ख्याल रखना। महंगे कपड़े पहनो, जेवर पहनो। हाँ जी, अब तो मैं भी अनन्या जैसी अमीर हूँ। अनन्या कौन? अरे हाँ, वो गरीब लड़की। अब उससे दूरी बनाकर रखना। शादी के बाद राहुल और अनन्या का रिश्ता बहुत प्यार और सम्मान के साथ शुरू हुआ। अनन्या, मुझे पता है तुम अमीर घर से आई हो, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखूंगा। राहुल, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, पैसा नहीं। शादी के बाद 6 महीने बाद भी प्रिया अब एक बड़े घर में रहती थी। अमित उसे हमेशा अमीरी दिखाने को कहता था। दूसरी तरफ अनन्या छोटे से फ्लैट में राहुल के साथ खुश थी, जो उसका बहुत ख्याल रखता था। देखो, कल पार्टी में सबसे महंगी साड़ी पहन कर जाना, लोगों को पता चले कि हम कितने अमीर हैं। हाँ जी, मैं अनन्या को फोन करके दिखाती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। आज मेरी तनख्वाह आई है, चलो बाहर खाना खाते हैं। राहुल, मुझे तुम्हारे साथ घर का खाना भी अच्छा लगता है। हेलो अनन्या, मैं आज 50,000 की साड़ी लेकर आई हूँ। तू कैसी है और जीजा जी कैसे हैं? वाह प्रिया, बहुत बढ़िया। मैं ठीक हूँ यार, राहुल भी बहुत अच्छे हैं। अरे अच्छा है तो ठीक है, पैसा तो नहीं है ना उसके पास, लेकिन कोई बात नहीं, प्यार ही सब कुछ है। चलो आओ घर किसी दिन। अब अनन्या प्रिया के घर पहुंची तो प्रिया का रवैया बिल्कुल बदला हुआ था। आजा अनन्या, बैठ, देखिए मेरा नया ड्राइंग रूम है, 5 लाख का सोफा सेट है। अरे हाँ, तेरे घर का क्या हाल है? सुना है छोटा सा फ्लैट मिला है। हाँ प्रिया, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, राहुल बहुत अच्छा है। अच्छा है तो ठीक है, पैसा तो नहीं है उसके पास। अनन्या को प्रिया के शब्दों से गहरा दुख हुआ।
वो चुपचाप घर चली गई। वहीं 1 साल बाद अमित के व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ। घर का सारा सामान बिकने लगा। अमित का रवैया प्रिया के साथ बदल गया। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे बदकिस्मती ला कर दी है। मैंने क्या किया है? मैं तो सिर्फ... चुप रहो। दूसरी तरफ राहुल की मेहनत रंग लाई और उसे प्रमोशन मिल गया। अब अनन्या की स्थिति बेहतर हो गई थी। अनन्या, मुझे प्रमोशन मिल गया। अब हम बेहतर घर में शिफ्ट हो सकते हैं। राहुल, मुझे प्रिया के लिए चिंता हो रही है। सुना है उसके घर की हालत खराब है। तो चलो उससे मिलते हैं। दोस्त मुश्किल में काम आते हैं। अनन्या, मैं बहुत परेशान हूँ। घर का सारा सामान बिकने के लिए रख दिया गया है। पता नहीं क्या होगा। प्रिया, तू परेशान मत हो, मैं हूं तेरे साथ, ठीक है? देख, मैं आती हूँ तेरे से मिलने। जब अनन्या प्रिया के पास पहुंची तो उसने देखा कि प्रिया का घर बिल्कुल खाली हो गया था। प्रिया बहुत दुखी थी। मेरी दोस्त प्रिया, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर। अनन्या, अमित मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करता है, कहता है मैं बदकिस्मत हूँ। प्रिया, ये तो गलत है। राहुल कहता है मुश्किल वक्त में पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। भाई, ये वक्त आता जाता रहता है। प्रिया का क्या कसूर? मुझे पता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं परेशान हूं। यार, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया था। पैसा आने के बाद मैं तुझे भूल गई थी। पुरानी बातों को भूल जाओ प्रिया, अब हम दोनों एक साथ हैं। राहुल और अनन्या ने प्रिया और अमित की मदद की। धीरे धीरे अमित का व्यवहार भी सुधर गया। भाई, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दिला सकता हूं। राहुल, तुम सच्चे दोस्त हो। प्रिया, मुझे माफ कर दो। धीरे धीरे 5 साल बीत गए। यार, आज हमारे बिजनेस की 5वीं सालगिरह है। कितना कुछ बदल गया है ना? हाँ प्रिया, अब हम दोनों ने सीख लिया है कि स्टेटस और पैसा इंसान को बदल देता है, लेकिन सच्चे रिश्ते हमेशा साथ निभाते हैं। सही कहा, मुझे अपनी गलती का आज भी एहसास है। तू हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहेगी। आज दोनों सहेलियां एक साथ खुश हैं। उन्होंने सीखा था कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते हमेशा साथ निभाते हैं। पैसा और स्टेटस इंसान को बदल देता है, लेकिन सच्चे रिश्ते जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हैं। सुधा की शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी गोद अभी भी सूनी थी। समाज के लोग उसे ताने मारते रहते थे। अरे सुधा, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। लगता है तुम्हारे नसीब में माँ बनना ही नहीं लिखा। काकी, भगवान की जो मर्जी, हम क्या ही करें। सुधा, इन बातों पर ध्यान मत दो। हम दोनों एक दूसरे के लिए पूरे हैं। बच्चे तो भगवान की देन है। राम जी, कभी कभी लगता है जैसे मैं अधूरी हूं। लेकिन भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। एक दिन सुधा के जीवन में वो मोड़ आया जिसका वो इंतजार कर रही थी। अरे, ये कौन सा बच्चा है? इतनी देर से रो रहा है। माँ, मुझे माँ चाहिए। माँ कहाँ है? अरे अरे बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? पता नहीं बहन जी, सुबह से यहीं है, शायद कहीं से भटक गया है। अरे छोड़िए, पुलिस देख लेगी। सुधा का दिल भर आया। उस मासूम बच्चे के रोते हुए चेहरे को देख उसकी ममता जाग गई। हे भगवान, यही तो वो मासूमियत है जिसके लिए मैं तरस रही थी। सुधा राज को पुलिस स्टेशन ले गई और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। देखिए बहन जी, 15 दिन में कोई नहीं मिला तो उसे बाल गृह भेजना होगा। सर, क्या मैं इसे अपने साथ रख सकती हूँ? हाँ, लेकिन हर हफ्ते यहाँ आकर बताना होगा। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद वो राज को अपने घर ले आई। उस दिन से राज को एक माँ मिली और सुधा को मातृत्व का सुख। सुधा, ये क्या? राम जी, ये भगवान का दिया हुआ उपहार है। माँ, माँ। उस दिन सुधा की आंखों में पहली बार माँ बनने की खुशी के आंसू थे। सुधा, लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली। राज के आने के 3 महीने बाद एक और खुशखबरी आई। सुधा गर्भवती थी। बधाई हो सुधा जी, आप माँ बनने वाली हैं। सच में डॉक्टर साहब? सुधा, ये तो चमत्कार है। राज के आने के बाद हमारे घर में कितनी खुशियां आई हैं। माँ, आप रो क्यों रही हैं?
खुशी के आंसू है बेटा, तुम्हारा एक छोटा भाई आने वाला है। 9 महीने बाद अर्जुन का जन्म हुआ। अब सुधा के पास 2 बेटे थे। खुशियों के ये दिन ज्यादा दिन नहीं चले। राज के 8 साल होने पर पूरे परिवार को एक बहुत बड़ा झटका लगा। सुधा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। अब लगता है नहीं मैं बच पाऊंगा। बहुत देर हो गई है, इनकी बीमारी काफी गंभीर हो गई है, फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे। 2 दिन बाद राम की मृत्यु हो गई। अब सुधा अकेली थी, 2 बच्चे और कोई आर्थिक सहारा नहीं। राम जी, अब मैं कैसे इन बच्चों को पालूंगी? माँ, आप रोइए मत, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा। और माँ, मैं भी आपकी मदद करूँगा। राज, अर्जुन, माँ कड़ी मेहनत करेगी, तुम दोनों को अच्छे से पढ़ाना जो है। पिता के चले जाने के बाद 15 साल की उम्र में राज को समाज की असलियत पता चली। लोग उसे पराया कहते थे। सुधा, राज तो पराया है, तुझे अर्जुन के लिए ज्यादा पैसे बचाने चाहिए। माँ, क्या मैं सच में पराया हूँ? अरे मेरा बच्चे, कभी ऐसा मत कहना, तू मेरा पहला बेटा है। भैया, आप मेरे सबसे प्यारे भाई हैं। अरे राज, तू तो गोद लिया हुआ है, तेरी असली माँ कहाँ है? मेरी माँ घर में है, जिसने मुझे पाला है वही मेरी असली माँ है। राज के 18 साल होने पर उसकी जिंदगी में तूफान आया। उसके असली माँ बाप आ गए। क्या यहाँ राज रहता है? जी हाँ, आप कौन हैं? मैं इसकी असली माँ हूँ। 15 साल पहले ये मेले में खो गया था। राज, मैं तेरा बाप हूँ। हमने तुझे 15 साल से ढूंढा है। मेरे माँ बाप तो यही हैं। बेटा, मैं तेरी असली माँ हूँ। हमारे पास बहुत पैसा है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा घर है। राज को सबसे बड़ा फैसला लेना था, अमीरी या माँ का प्यार। आप लोग 15 साल कहाँ थे? जब मैं बीमार पड़ता था तो कौन रात भर जागता था? असली माँ वो होती है जो पाले, जो प्यार दे। जन्म देना ही माँ बनना नहीं होता। जब प्यार से बात नहीं बनी तो गुप्ता परिवार ने कानून का सहारा लिया। अगर तू नहीं आएगा तो हम कोर्ट जाएंगे। राज, अब क्या होगा बेटा? माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ूंगा। कोर्ट का दिन आखिरकार आ ही गया। एक तरफ पैसे की ताकत, दूसरी तरफ प्रेम की शक्ति। राज, तुम किसके साथ रहना चाहते हो? जज साहब, मैं अपनी माँ सुधा के साथ रहना चाहता हूं। माय लॉर्ड, यह औरत गरीब है। जज साहब, माँ ने मुझे सिर्फ खाना कपड़ा नहीं दिया, उन्होंने मुझे संस्कार दिए हैं, प्यार दिया है। मैं अब बड़ा हो गया हूं, मुझे मेरी इसी माँ के साथ रहना है। राज, तुम सुधा के साथ रह सकते हो। कोर्ट के फैसले के बाद कुछ महीने बीते। धीरे धीरे गुप्ता परिवार को राज का प्यार समझ आया। सुधा जी, मैं समझ गई हूँ कि आपने राज को कितना प्यार दिया है। बहन जी, मैं राज को कभी आपसे मिलने से नहीं रोकूंगी। सुधा जी, आपने हमारे बेटे को इतना अच्छा बनाया है। माँ, मैं अब गुप्ता अंकल आंटी से भी मिलूंगा, लेकिन मेरी असली माँ आप ही हैं। राज ने इंजीनियरिंग में टॉप किया। अर्जुन भी डॉक्टर बनने की तैयारी में था। सुधा के संघर्ष का फल मिलने लगा। माँ, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। बेटा, तुमने मेरे सपने पूरे कर दिए। भैया, अब मैं भी डॉक्टर बनूंगा। माँ, अब मैं आपकी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। माँ जी, राज ने मुझे आपके बारे में बहुत बताया है। आप सच में महान हैं। बेटी, राज ने ही मुझे माँ बनने का सुख दिया है। और इस तरह सुधा की कहानी पूरी होती है। एक गरीब औरत जिसने साबित किया कि माँ का प्यार किसी दौलत से कम नहीं होता। मुझे दुनिया की सबसे अच्छी माँ मिली है। सुधा ने 2 परिवारों को जोड़ दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। मातृत्व सिर्फ जन्म देने से नहीं, बल्कि प्रेम से पालने से आता है। इसीलिए कहते हैं, माँ का दिल सबसे बड़ा होता है, उसमें सबके लिए जगह होती है। मुंबई के एक मिडिल क्लास शर्मा परिवार में उनकी बहू प्रिया, जो 1 साल पहले इस घर में शादी करके आई थी, वो हर दिन मेहनत और लगन से घर को संभालती थी। मगर कहते हैं ना कि सास को बहू का कभी कोई काम नहीं दिखता, दिखती है तो बस उसकी कमियां। रोहित, देखो तुम्हारी बीवी ने फिर से चाय का बर्तन जला दिया। अरे, इसे कुछ आता भी है या नहीं? और फिर साबुन भी कितना बर्बाद करती है बर्तन धोने में। सॉरी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। क्या करूं मैं सॉरी का? और खाने में इतना तेल नमक कौन डालता है?
कितना बर्बाद करेगी हम लोगों को। माँ ऐसे क्यों बोल रही हैं? अब तुम मुझे सिखाओगे कि मैं कैसे बोलूं? सुधा इतना क्यों चिल्ला रही हो? सही तो बना है खाना। हाँ हाँ, सबको ये बहुत अच्छी लगती है, बस मैं ही तो बुरी हूँ। सुधा देवी को लगता था कि प्रिया सिर्फ उनके पैसे के लिए शादी करके घर आई है, इसीलिए वो हर दिन कोई न कोई नई परेशानी खड़ी करती रहती थी और पैसे की बात आते ही वो और भी सख्त हो जाती थी। रीता, ये लड़की तो बिल्कुल कामचोर है, सारा दिन एसी में पड़ी रहती है महारानी बनकर। बिजली का बिल कितना आएगा अगर यूं ही एसी चलाती रहेगी तो, इसे समझ नहीं आ रहा। प्रिया पूरे घर की सफाई करके ही थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठी ही थी कि तभी, अरे वहां क्यों बैठी है और ये एसी क्यों चला रखा है? बिजली का बिल क्या तुम्हारे मायके वाले भरेंगे? जाकर रसोई साफ कर। माँ जी, मैंने अभी साफ की है और एसी तो जस्ट मैंने अभी ऑन किया है। मुझसे बहस मत कर, और हाँ, टीवी जरा कम चलाया कर, बिजली बर्बाद होती है। प्रिया दुखी मन के साथ चुपचाप वहां से उठ के काम करने चली जाती है। शर्मा जी, इन आजकल की लड़कियों को कुछ नहीं आता, बस शादी करके खाने आ जाती है, पैसे का कोई हिसाब नहीं, बस खर्च करना जानती हैं। लेकिन सुधा, मैं तो देखती हूँ प्रिया बहुत मेहनती है और बहुत समझदारी से खर्च भी करती है। आप क्या जानेंगे, ये सब दिखावा है, पैसा तो मेरा जाता है हर महीने। पूरे दिन तक तमाशा देखकर शाम को रोहित और उसके पिता कृष्णा प्रिया को प्यार से समझाते हैं। प्रिया, तुम परेशान मत हो, माँ का मिजाज ऐसा ही है। जी रोहित, मैं कितनी भी कोशिश करूं, माँ जी को मैं अच्छी नहीं लगती, वो हमेशा पैसे की बात करती रहती हैं। प्रिया, परेशान ना हो बेटा, तुम्हारी माँ का गुस्सा थोड़ा तेज है। प्रिया, मैं माँ से बात करूंगा। रोहित और कृष्णा सुधा देवी के पास जाते हैं। माँ, आप प्रिया के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हैं? सुधा, प्रिया अच्छी लड़की है, वो इस घर की बहू है, कोई नौकर नहीं है। अरे वाह, तुम दोनों मेरे खिलाफ हो गए। उसके आने के बाद से तुम लोग मुझे ही गलत समझते हो और फिर घर का खर्च बढ़ता ही जा रहा है, सब तो मुझे ही मैनेज करना होता है ना। माँ, बात ये नहीं है, आप उसे मौका तो दीजिए। मौका? 1 साल से मौका दे रही हूँ, लेकिन ये बदलेगी नहीं, पैसे की कदर है ही नहीं इसे। बेटे और पति की बातें सुधा देवी के दिल पर लगती हैं और उसे ये गलत फहमी हो जाती है कि प्रिया मेरे पति और बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है। फिर होना क्या था, अगले दिन सुधा देवी और भी सख्त हो जाती हैं। सुन, आज मेरी बहन रीता आ रही है, उसके लिए खास खाना बनाना, और हाँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा सामान मत खरीदना बाजार से, ठीक है? पैसे बर्बाद मत करना। जी माँ जी। प्रिया पूरे दिन रसोई में खाना बनाती है और घर के सारे काम निपटाती है। आराम करने का उसे टाइम तक नहीं मिलता। जाकर रीता के लिए चाय ले आ और कुछ नाश्ता भी ले आना, लेकिन ज्यादा चीनी मत डालना, महंगी है। प्रिया चाय के साथ टेस्टी नाश्ता भी लेकर आती है। अरे सुधा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ हाँ ठीक है। अपनी तारीफ सुन के प्रिया मन ही मन काफी खुश होती है, लेकिन अगली सुबह कुछ अलग थी। उसने सुधा देवी की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। जब सब सो के उठे तो उन्हें कुछ अजीब सी गंध आई। ये गंध कैसी आ रही है? ये तो लग रहा है सिलेंडर लीक हो रहा है। प्रिया तुरंत गैस बंद करती है, घर की सारी खिड़कियां खोल देती है। जल्दी सब लोग बाहर जाइए। अरे अब क्या नाटक कर रही है? माँ जी, गैस लीक हो रही है, घर में कोई भी स्विच मत दबाइएगा। बकवास बंद कर और काम कर। तभी सुधा देवी पंखा चलाने के लिए स्विच की तरफ बढ़ती हैं। नहीं माँ जी, ये बहुत खतरनाक है, धमाका हो सकता है। प्रिया तुरंत गैस एजेंसी को फोन करती है और सबको बाहर ले जाती है। प्रिया, प्रिया क्या हुआ? गैस लीक हो रही थी, अगर माँ जी ने पंखा चला दिया होता ना तो। अरे भगवान, बच गए। गैस एजेंसी का आदमी आकर सिलेंडर ठीक करता है। मैडम, आपने बिल्कुल सही किया, अगर कोई स्पार्क हो जाता तो बहुत बड़ा धमाका हो जाता। वही कोने में सुधा देवी का चेहरा डर और शर्म से भरा हुआ था। उस दिन के बाद सुधा देवी को एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी। प्रिया बेटा, मैं तुम्हारे साथ कितना गलत कर रही थी, हमेशा पैसे पैसे की बात करती थी। माँ जी, कोई बात नहीं। नहीं बेटा, बहुत गलत किया मैंने। मुझे डर था कि तू रोहित को मुझसे दूर कर देगी और मैं सोचती थी कि तू सिर्फ पैसों के लिए आई है, लेकिन मैं आज समझी, तू तो इस घर की रक्षक है। तूने हमारी जान बचाई है और मैं तुझे पैसे की चोट समझती थी। माँ, मैंने हमेशा कहा था प्रिया कितनी अच्छी है।
सुधा, अब तो मान जाओ, प्रिया सच में हमारी बेटी है। माँ जी, आप मेरी माँ हैं। मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगी और घर का खर्चा भी संभाल के करूंगी। अगली सुबह सुधा देवी प्रिया के साथ रसोई में काम करते हुए दिखाई देती हैं और इस तरह शर्मा परिवार में सिर्फ खुशियाँ आती हैं। सुधा देवी ने समझा कि रिश्ते प्रेम और समझदारी से बनते हैं, पैसों से नहीं। प्रिया बेटा, तुम मुझे भी सिखा दे ये गैस सेफ्टी के बारे में, और मैं तुझसे ना माफी मांगती हूँ अपने कंजूस स्वभाव के लिए। आपकी कंजूसी भी गलत नहीं थी माँ जी, वैसे भी घर चलाना मुश्किल है, पैसे का हिसाब भी जरूरी है ना। प्रिया की समझदारी ने न सिर्फ घर बचाया बल्कि पूरे परिवार को जोड़ दिया। सुधा देवी की कंजूसी भी प्रिया की वजह से प्रेम में बदल गई, क्योंकि सच्चा प्रेम धैर्य और समझदारी से हर दिल जीत सकता है। और कभी कभी एक छोटी सी दुर्घटना हमें जिंदगी के सबसे बड़े सबक सिखा देती है। आंसुओं की कहानी तब शुरू होती है जब एक 10 साल का बच्चा अपने माँ बाप को आखिरी बार देखता है। अर्जुन का गांव बाढ़ में डूब गया था। उसके माँ बाप मलबे में दब गए। वो अकेला रह गया था, बिल्कुल अकेला। 2 साल पहले। माँ, पापा, कहाँ हैं आप? मुझे अकेला मत छोड़िए पापा। राहत कैंप से भागकर वो ट्रेन पर चढ़ गया। कहाँ जा रहा है पता नहीं था, बस भाग रहा था अपने दुख से, अपने अकेलेपन से। ट्रेन उसे शहर ले आई। यहाँ वो सिर्फ एक भूखा डरा हुआ बच्चा था। और आज की तारीख में सुबह का समय है। छोटू, ओ छोटू, 2 चाय और बना, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। जी मालिक, बस अभी आया। 2 साल हो गए थे धीरज चौधरी के ढाबे पर काम करते हुए। पहले दिन जब भूख से बेहाल छोटू यहाँ पहुंचा था तो मालिक ने सिर्फ इसलिए रख लिया था कि मजदूरी कम देनी पड़ती थी। छोटू के हाथ रोज जलते थे तवे से, आंखें रोज नम होती थी धुएं से, लेकिन पेट की आग से बड़ी कोई आग नहीं होती है। ढाबे की छत पर छोटू अकेला बैठा था। माँ, अगर आप होती तो मुझे भी स्कूल भेजती ना। पापा हमेशा कहते थे पढ़ाई ही इंसान को बनाती है इंसान। हर रात यही सवाल उसे सताता था। दिन में बर्तन मांजते समय जब वो स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म में देखता तो उसका दिल छलक जाता। बबली ढाबे पर आती है। छोटू भैया, ये मेरी पुरानी किताब रख लो। मैंने माँ से कहा था कि तुम भी पढ़ना चाहते हो। सच में? मैं भी पढ़ सकता हूँ? हाँ, पढ़ाई सबका हक है, तुम भी जा सकते हो स्कूल। उस रात छोटू ने किताब खोली। आ आ ई ये अक्षर उसे अपने पापा की आवाज में सुनाई दे रहे थे। आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। अगली सुबह वो ढाबे में मालिक से बातचीत करता है। मालिक साहब, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। अरे पागल हो गया है क्या? यहाँ से गया तो खाना कौन देगा? सड़क पर भीख मांगेगा? तो भूखा रह लूंगा मालिक, लेकिन अपने माँ बाप का सपना पूरा करूंगा। वो चाहते थे कि मैं पढ़ूं, कुछ बनूं। मालिक के दिल में कहीं दया जगी। उसने देखा था कि ये बच्चा कितना मेहनती है, शायद उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। छोटू मास्टर जी के ऑफिस जाता है। मास्टर जी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे पास कोई कागज नहीं है और माँ बाप भी नहीं है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन, लेकिन सब मुझे छोटू कहते हैं। आज से तुम अर्जुन हो। तुम्हारा असली नाम, तुम्हारी असली पहचान। बैठ जा बेटा। उस दिन अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे प्यार से देख रहा है। मास्टर जी की आंखों में वो स्नेह था जो उसने अपने पिता की आंखों में देखा था। कुछ महीने बाद कविता प्रतियोगिता होने वाली थी। अर्जुन, इस बार तुम कविता प्रतियोगिता में भाग लो। मास्टर जी, मैं तो ढाबे का लड़का हूँ, लोग हंसेंगे। बेटा, हुनर की कोई जाति नहीं होती। तुम्हारे अंदर जो दर्द है वो सबसे बड़ी कविता है। और अब अर्जुन मंच पे है। मैं था छोटू, ढाबे वाला, माँ बाप का प्यारा बच्चा था। बाढ़ ने सब कुछ छीन लिया, अकेला बेसहारा कर दिया। तवे की आग, धुएं की सजा, हाथों में छाले, आंखों में आंसू। फिर एक किताब ने दिया सहारा, सपना जगा दिया हमारा। अब मैं अर्जुन हूँ, छोटू नहीं। पढ़ूंगा, लिखूंगा, झुकूंगा नहीं। माँ बाप की आत्मा को दूंगा चैन, बनूंगा इंसान, रहूंगा ना मैं कभी गुमनाम। पूरा हॉल सन्नाटे में था। कई लोगों की आंखें भीग गई थी। अर्जुन जीत गया था, ना सिर्फ प्रतियोगिता बल्कि सबका दिल भी। अर्जुन, आज तुमने हम सब का नाम रोशन किया है।
मालिक साहब, आपने मुझे मौका दिया, वरना मैं आज भी सिर्फ छोटू होता। उस दिन के बाद से ढाबे का माहौल बदल गया। मालिक ने अर्जुन की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने का फैसला किया। 5 साल बाद अर्जुन अब कॉलेज पहुंच चुका है। आज अर्जुन बीएड कर रहा है। शाम को वो उसी इलाके में एक छोटा सा स्कूल चलाता है, उम्मीद शिक्षा केंद्र। यहाँ वो उन बच्चों को पढ़ाता है जो कभी उसकी तरह थे। और अर्जुन छात्रों को पढ़ाते हुए कहता है, बच्चों, किताब सिर्फ कागज नहीं होती, ये उम्मीद होती है, सपना होती है। जैसे एक दिन एक छोटी सी किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। सर, आप भी हमारी तरह गरीब थे क्या? हाँ बेटा, लेकिन गरीबी सिर्फ पैसों की होती है, सपनों की नहीं। और सपने ही हमें अमीर बनाते हैं। आज अर्जुन 200 से ज्यादा बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहा है। उसका वो पुराना ढाबा अब अर्जुन शिक्षा संस्थान बन गया है। मालिक धीरज चौधरी अब वहाँ के ट्रस्टी हैं। अर्जुन इमोशनल होकर अपने माँ पापा की तस्वीर के सामने खड़ा होकर कहता है, माँ पापा, आपका बेटा अब छोटू नहीं रहा। आज वो अर्जुन है जो दूसरों को उम्मीद बांटता है। मैंने आप दोनों का सपना पूरा किया। कभी कभी ये जिंदगी हमसे सब कुछ छीन लेती है, लेकिन एक छोटी सी किताब, एक शिक्षक का प्यार और अपने सपनों पर अटूट विश्वास, ये तीनों मिलकर ना चमत्कार कर देते हैं। छोटू से अर्जुन बनने तक की ये यात्रा सिखाती है कि हालात कितने भी बुरे हों, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए।